हेलो व्यूअर्स। हम जब भी लफ्ज़ इंकलाब या रेवोल्यूशन सुनते हैं तो हमारे जहन में तीन चीज़ें आती हैं: आज़ादी, बराबरी और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद। लेकिन क्या वाकई इंकलाब लोगों को आज़ाद करते हैं, उनमें बराबरी पैदा करते हैं और उन्हें जुल्म से निजात दिलवाते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मॉडर्न एरा के चार बड़े रेवोल्यूशंस की स्टडी करेंगे, जिनमें शामिल है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में आया, रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में आया, चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो कि 1949 में आया और ईरानियन रेवोल्यूशन जो कि 1979 में आया। हम पहले आपको ये बताएंगे कि रेवोल्यूशंस आते क्यों हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स एरिस्टोटल और प्लेटो के मुताबिक जब किसी सोसाइटी में बुनियादी अकायद या इक़्तिदार में कोई बुनियादी तब्दीली होती है तो उसकी वजह से रेवोल्यूशंस आते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेंच मोनार्की को यूरोप की सबसे कदीम और सबसे ताकतवर मोनार्की समझा जाता था और फ्रेंच लोगों का ये बिलीव था, एक तरह से एक रिलीजियस बिलीव था, कि जो फ्रांस की रॉयल फैमिली है उसका उन पे हक है कि उन पे हुकूमत करे और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो उसको ओबे करें। लेकिन इंकलाब फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले ये जो यकीन था ये लोगों का टूट गया। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर चाणक्य के मुताबिक जब किसी सोसाइटी में, जब किसी स्टेट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब हो जाती है, सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम गरम बरम हो जाता है, तो इंकलाब आ जाता है। इसकी एक बड़ी मिसाल हम रशियन रेवोल्यूशन 1917 को दे सकते हैं। उससे पहले रशिया में ज़ार ख़ानदान की हुकूमत थी। रशिया के जो बादशाह थे उन्हें ज़ार कहा जाता था और उनके दौर में आहिस्ता आहिस्ता जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिरी जो ज़ार थे, ज़ार निकोलस, उनके दौर में पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया और चाणक्य के मुताबिक वहाँ पे रशिया में फिर रेवोल्यूशन आ गया। जब हम मॉडर्न थिंकर्स की बात करते हैं तो एक हम वाज़ा तब्दीली देखते हैं। पास्ट में रेवोल्यूशन को अच्छा नहीं समझा जाता था और थिंकर्स की, फिलोसफर्स की इस बात पे एम्फेसिस थी कि रेवोल्यूशन को रोका कैसे जाए। लेकिन मॉडर्न एरा में आते ही रेवोल्यूशंस को समझा जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। तो एम्फेसिस इसके ऊपर है कि रेवोल्यूशन को लाया कैसे जाए। इसमें सबसे पहला नाम मॉडर्न एरा में 17th सेंचुरी और इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन का आता है, जो कि अपनी मशहूर नज़म पैराडाइज लॉस्ट की वजह से मशहूर है। लेकिन मिल्टन जो थे वो एक बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और उन्होंने ये कहा था अपने एक ऐसे में कि इंकलाब आज़ादी के हसूल का ज़रिया है, यानी कि अगर आप लोगों को आज़ाद करना चाहते हैं तो उसके लिए इंकलाब आना उस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं के, मिल्टन ही के नज़रियात पे ने बड़ा अहम रोल किया इंग्लैंड में जो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि उस वक़्त से पहले बादशाह की ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नतीजे में इंग्लैंड में जो बादशाह थे, मोनार्की थी, उसने इस चीज़ को मान लिया कि वो अब अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक एक्सरसाइज बल्कि करेंगे और जो पार्लियामेंट जिसको लोग इलेक्ट करते हैं वो जो भी फैसला करेगी बादशाह उसको कबूल करेगा और ये ट्रेडिशन इंग्लैंड में आज तक जारी है। इसके अलावा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था जिसका पहले भी जिक्र किया, उसके तीन बड़े स्लोगन्स थे: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी, मसावात और भाईचारा। जर्मन फिलोसफर हेगल के मुताबिक किसी भी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है कि उस सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में नहीं, सिविलाइजेशन में इंकलाब आए। तो हेगल के मुताबिक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि वो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आया था, तो उसकी वजह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन में
بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آگے جا کے ہوگی۔ کارل مارکس سے ہم سب واقف ہیں، ان کے مطابق کسی بھی سوسائٹی میں لوگوں کو حقیقی آزادی اس وقت ملے گی جب وہاں پہ سوشلسٹ ریولوشن آئے گا، اور سوشلسٹ ریولوشن کے نتیجے میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک کلاس لیس سوسائٹی ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ 20th سینچری میں مارکس کے خیالات کی بیسس پہ بہت سے ریولوشنز آئے جنہیں کمیونسٹ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ ان میں رشین ریولوشن، چائنیز ریولوشن، کیوبن ریولوشن اور ویتنامیز ریولوشن جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اور جو لیٹسٹ جو ریولوشن دنیا میں آیا ہے وہ ایران میں آیا تھا 1979 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل وزڈم آف لائف کو سبسکرائب کر لیں۔ ریولوشن میں انسان کا رول، لوگوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ظلم و ستم، ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن، بد انتظامی، یہ بہت سی سوسائٹیز میں ہوتی ہے، لیکن ہر سوسائٹی میں میں انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب آنے کے لیے ایک بنیادی کنڈیشن یہ بھی ضرورت ہے کہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ وہ انقلاب کے لیے اپنی جان، اپنی آزادی، اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ تو جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو تبھی انقلاب جو ہے وہ پاسبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریولوشنری لیڈرشپ ہے اس کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اور جب ہم چائنیز ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماؤ زیڈونگ کا نام آتا ہے، رشین ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو لینن کا نام آتا ہے، اور ایرانین ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو آیت اللہ خمینی کا نام آتا ہے۔ لینن نے اپنے زندگی کا بہت عرصہ سائبیریا میں جیل میں یا رشیا سے باہر ایگزائل میں گزارا۔ ماؤ زیڈونگ کا لانگ مارچ ہسٹری کا ایک حصہ ہے جس میں ان کے ساتھیوں نے 1 سال تک 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا چائنا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک۔ اور آیت اللہ خمینی جو ہے وہ تقریباً 15 سال تک ایگزائل رہے، انہوں نے اپنی تقریباً جوانی کے جو دن تھے وہ ایگزائل میں گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تینوں جو فگرز تھے یہ بہت بڑے رائٹرز تھے، اور انہوں نے ریولوشن کے بارے میں لکھا بھی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کی کتاب تھی اسلام اینڈ ریولوشن۔ موجودہ دور میں ریولوشنز کی جو سب سے کریڈیبل اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے وہ کرین برنٹن کی کتاب ہے دی اناٹومی آف ریولوشن۔ تو برنٹن کے مطابق کسی بھی پری ریولوشنری سوسائٹی میں، یعنی کہ ریولوشن سے پہلے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں کچھ خاص فیچرز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس ڈیفیسٹ پہ قابو پانے کے لیے گورنمنٹ ٹیکسز انکریز کرتی ہے، اور ٹیکسز کا زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں نیپوٹزم بہت زیادہ آ جاتا ہے، یعنی کہ بڑی بڑی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ کی بجائے ریلیشنز کے اوپر، ذاتی ریلیشنز کے اوپر ہوتی ہیں، اور اوور آل ایک ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن جو ہے وہ آ جاتا ہے، جیسا کہ چنکیا نے بھی جس کی بات کی تھی۔ پھر اس کے مطابق، برنٹن کے مطابق، جو پری ریولوشنری سوسائٹی ہے اس میں کچھ خاص فیزز سے گزرتی ہے، اس کے مطابق ہر پری ریولوشنری سوسائٹی ان فیزز سے گزرتی ہے۔ پہلے فیز میں رولنگ کلاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں جو کانفیڈنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا حالات پہ قابو پانے کے لیے، لوگوں کو قابو پانے کے لیے فورس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ رولنگ کلاس کے اندر ہی کچھ ریفارمسٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ریفارمز کرنے چاہیے، لوگوں کو کچھ رائٹس دینے چاہیے، لیکن ریفارمز کی بات نہیں مانی جاتی اور انہیں شکست ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو گورنمنٹ ہے، جو رجیم ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے، اور اپوزیشن میں یونٹی آ جاتی ہے، یعنی کہ اپوزیشن مختلف پارٹیز کے مختلف گروہوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چیز کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، اور پھر ایک دن، ایک ٹائم پہ رجیم جو ہے وہ ٹوپل ہو جاتا ہے۔ برنٹن کے مطابق جو ریولوشن کے بعد جو سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ انقلاب آنے کے بعد، اس میں بھی کچھ خاص فیزز سے وہ گزرتی ہے۔ پہلا فیز جو ہوتا ہے وہ آپٹیمسٹک آئیڈیلزم کے اوپر، اس میں بڑا لوگوں میں ریولوشن کے بعد بہت لوگوں میں اور لیڈرشپ میں امید ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے، جیسے کہ ایران میں تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ریولوشنری لیڈرشپ
तकसीम हो जाती है मॉडरेट्स में और रेडिकल्स में, यानी कि अतदाल पसंदों और बुनियाद पसंदों में, और उसमें जो मॉडरेट्स जो हैं या अतदाल पसंद है उनकी शिकस्त हो जाती है। इसकी अगेन बड़ी मिसाल ईरान है। अबुल हसन बनी सदर ईरान के पहले सदर थे रेवोल्यूशन के बाद। वो एक मॉडरेट थे और अपने मॉडरेट ख्यालों की वजह से उनको 1981 में, यानी कि सदर बनने के कुछ अर्से बाद ही उनको सैक कर दिया गया था। और तीसरी स्टेज में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनका या इंतहा पसंद उनका राइज होता है और पावर उनके अंदर कंसंट्रेट हो जाती है। जैसे कि ईरान में आयतुल्लाह खमीनी के बाद हाशमी रफसंजानी और अली खामनाई जो है उनकी ताकत में, उन जैसे लोगों की ताकत में इजाफा हुआ। और ऐसा ऐसा जो रेवोल्यूशनरी आइडियल जो है वो मान पड़ जाते हैं, फेड होना शुरू हो जाते हैं, और हुकूमत जो है वो डिक्टेटर के तौर पे एक डिक्टेटर के तौर पे काम करना शुरू कर देती है। जैसा कि इस वक्त के आप ईरान में देख लें कि तमाम पावर जो है वो एक जगह सुप्रीम लीडर के पास मौजूद है। अब हम बताएंगे कि इनकलाबी हुकूमतों की कुछ ख़ास फीचर्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। पहला ये तो है कि रेवोल्यूशन जो है वो डिस्पोटिज़म के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद होती है, लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट खुद जो है वो डिस्पोटिक बन जाती है, जैसे कि रशिया स्टालिन के दौर में बन गया था। दूसरा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स अपना रेवोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं अपने नेबर्स के दरमियान, जैसा कि आप ईरान की मिसाल दे सकते हैं, और इसकी वजह से उनमें और उनके नेबर्स में जंग हो जाती है। ईरान इराक जंग आप देख सकते हैं, और नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जंग हो गई थी। चौथी स्टेज ये होती है कि रेवोल्यूशन जो है वो इक्वालिटी के नारे के ऊपर आते हैं, बराबरी के, लेकिन होता ये है कि एक एलीट की जगह नया एलीट जो है वो आ जाता है रेवोल्यूशन के बाद। जैसे रशिया में ज़ार्स और नोबिलिटी का दौर ख़त्म हो गया और बोल्शेविक या कम्युनिस्ट का दौर आ गया। इस तरह फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया तो उसका मकसद था कि मोनार्की को ख़त्म करते हैं, उसने मोनार्की ख़त्म कर दी, लेकिन फिर नेपोलियन आया तो एक और मोनार्की वहाँ पे कायम हो गई। और चाइना में हमें मालूम है कि रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिक्टेटरशिप जो है वो कायम हो गई। ईरान में भी शाह का के जुल्म के खिलाफ इंकलाब आया था, लेकिन उसके बाद फिर मौलवियों का डिस्पोटिज्म जो है वो वहाँ पे कायम हो गया। और आखिरी स्टेज में होती है कि रेवोल्यूशन के गोल्स को हुकूमत भी नज़रअंदाज तकरीबन कर देती है और सिर्फ उनको अवाम की हमायत के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।